हेलो बच्चों, और कैसे हैं आप लोग? मस्त, बिंदास, झक्कास। मैं भी मस्त। सबसे पहले यार आज के लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं याद दिला देता हूं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो लास्ट लेक्चर में हमने मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज को कैलकुलेट करना सीखा और साथ ही साथ वेपर प्रेशर डायग्राम भी देखा था। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बबल पॉइंट एंड ड्यू पॉइंट का देखा था। ठीक, उम्मीद है यार आप लोग वो लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो चलो यार फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन समझते हैं क्या होता है। लेकिन उससे पहले यार मैं बोल देता हूं कि यदि ये वीडियो आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो यार इससे पहले का लेक्चर को जरूर देख ले, नहीं तो ये लेक्चर आप लोग को कुछ भी समझ में नहीं आने वाले, सब ऊपर से पार होगी। चल तो आप लोग टाइम वेस्ट नहीं करते और जल्दी से आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यार देखो, मैं एक कंटेनर बना दिया, ठीक है ना। ये क्या है बच्चों? एक कंटेनर है। इस कंटेनर में क्या पड़ा है? लिक्विड पड़ा है। क्या पड़ा है बच्चों? लिक्विड पड़ा है। अब यदि लिक्विड पड़ा है तो इसमें दो कंपोनेंट। देख यार, सॉल्यूशन में जब भी हम लोग बात कर रहे हैं ना, बाइनरी सॉल्यूशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बच्चों? बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब दो कंपोनेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे ए एंड बी दो कंपोनेंट है। अच्छा चलो, ए एंड बी दो कंपोनेंट है। इसका कुछ मोल फ्रैक्शन रहा होगा इस सॉल्यूशन में। मोल फ्रैक्शन क्या से डिनोट करते हैं आप लोगों को पता है? पता है बच्चों, क्या होता है? एक्स एंड एक्स बी। अब बता यार तुम लोग, इधर ये वेपर बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बनाएगा ना, वेपर बनाएगा। यदि वेपर बनाएगा इसका मोल फ्रैक्शन को क्या से डिनोट करते हैं? पता है ना आप लोगों को? हाँ बता यार, बता। वाई एंड वाई बेस से डिनोट करते हैं। इतना तो पता होगा। अब इसके बाद का खेल स्टार्ट होता है। ये सब तो यार कुछ नया नहीं है। अब इसके बाद के खेल को समझना तुम लोग यार। इस कंटेनर को मैंने क्लोज कर दिया, ठीक, तभी तो यार यहाँ पे वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट आएगा। मैंने क्लोज कर दिया। अब मैं करता हूँ क्या, जरा इस चीज को आगे की बात को समझना आप लोग अच्छे से। यहां से जो वेपर बना ना, उस वेपर को हमको क्या करना है? कंडेंस करना है। बता बच्चा, क्या करना है अपने को? वेपर को क्या करना है? कंडेंस करना है। अब यार तुम ही लोग बताओ, ये वेपर को यदि मैंने कंडेंस कर लिया, ठीक, यहाँ पे एक कंडेंस कैसे करेंगे? तो कंडेंसर एक लगा देंगे। कंडेंसर का काम क्या होता है? क्या होता है कंडेंसर का काम? कंडेंसर का काम कंडेंस करना होता है वेपर को। क्या होता है? कंडेंस करना वेपर को। मतलब जब तक ये वेपर यहां तक रहेगा तब तक तो ये वेपर रहेगा, लेकिन जैसे यहां से निकलेगा तो क्या बनकर निकलेगा बच्चों? लिक्विड बनकर निकलेगा। क्लियर है यहां तक? गुड। अब तुम लोग बताओ यार, इस वेपर को मैंने कलेक्ट कर लिया एक दूसरे कंडेंसर में। कैसे करेंगे? कंडेंस करके। तो क्या मैं यहाँ पे मोल फ्रैक्शन, यहाँ एक्स एंड एक्स बी था, क्या यहाँ भी मैं एक्स एंड एक्स बी लिखूंगा क्या? नो सर। क्या लिखूंगा? यहाँ समथिंग एल्स लिखूंगा। दैट इज मान लेता हूं मैं एक्स डैश ए एंड एक्स डैश बी लिख देता हूं। कोई दिक्कत बोल नहीं ना? बहुत अच्छी बात। चल यहां तक समझ में आ गया तुम लोग को। अब तुम लोग को थोड़ा सा सोच के बताना है, क्या एक्स डैश ए एंड एक्स डैश बी और वाई एंड वाई में हमको रिलेशन है क्या? कोई रिलेशन है? जरा सोच। हाँ रिलेशन है। समझ में आया? आया कि नहीं आया? नहीं आया तो देख, और आगे तो बहुत अच्छी बात। चल देख, एक्स डैश ए एंड एक्स डैश बी। यहां पे सोच, इस वेपर को कंडेंस करने से क्या लिक्विड बना? इसी वेपर को कंडेंस करने से ये लिक्विड बना ना। इसका मतलब यहाँ ए एंड बी जो प्रेजेंट है ना, वो यही वाला ए एंड बी प्रेजेंट है। जो यहाँ वेपर में ए एंड बी था ना, वही वेपर इस लिक्विड में आ गया। इसका मतलब यदि यहाँ मोल फ्रैक्शन ए एंड बी का वाई एंड वाई बी है, तो यहाँ भी मोल फ्रैक्शन इस लिक्विड में ए एंड बी का वाई ए एंड वाई बी ही होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मतलब ये कि यहां जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है ना, एक्स डैश ए, इसको मैं वाई ए ही लिख सकता हूं। क्यों ऐसा लिख रहा हूं? समझ में आ रहा है? क्योंकि यहीं का वेपर को तो कंडेंस किया गया है। इसी तरह से एक्स डैश बी का वैल्यू बता बच्चों, क्या हो जाएगा? क्या मैं एक्स डैश बी इक्वल टू वाई बी लिख सकता हूं? यस सर, लिख सकते हो। समझ में आ रहा है ना कैसे लिख रहा हूं? आ रहा है ना सब कुछ? बहुत अच्छी बात। चल हाँ, नहीं समझ में आया तो चल एक और तरीके से मैं समझा देता हूं, ठीक है ना? टेंशन ना लेना यार आप लोग। मान ले यहां पे वाई ए जो था, देखिए यहां पे ए एंड बी प्रेजेंट है, ए एंड बी का कुछ तो अमाउंट प्रेजेंट होगा। मान ले 5 ग्राम प्रेजेंट था, बी का भी कुछ अमाउंट था, मान ले यार 10 ग्राम बी प्रेजेंट था। मैंने मान लिया, मानने में किसका क्या जाता है? चलो आगे देखना। यदि यहां ए का 5 ग्राम था, बी का 10 ग्राम था, तुम लोग मुझे बताओ यहां ए एंड बी का मास कितना होगा? अगेन यार, यदि इस वेपर में ए का 5 ग्राम है, वेपर में यदि बी का 10 ग्राम है, तो यहां पे भी ए 5 ग्राम और बी 10 ग्राम पहुंचेगा। यदि यहां भी ए एंड बी का मास वही है तो मोल्स वही रहेगा, मतलब मोल फ्रैक्शन भी वही रहेगा। समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? बहुत अच्छा यार। चल तो यहां पे एक चीज तो समझ में आ गया, मोल फ्रैक्शन एक्स डैश है एंड एक्स डैश बी था, जिसको मैंने वाई एंड वाई बी के इक्वल कर सकता हूं। क्यों कर सकता हूं? समझ में आया? बहुत अच्छी बात। चल आगे। हाँ अब देखो यार, ये जो लिक्विड बना, ये भी लिक्विड क्या करेगा? वेपर बनाएगा। बनाएगा ना? बनाएगा। ये वेपर को का अब मोल फ्रैक्शन जो है ना, मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं।
सबसे पहले बार इसके मोल फ्रैक्शन को अब मैं क्या, यहाँ y एंड y भी था तो क्या यहाँ भी मैं y एंड y भी लिख दूं? बता बता बता, ना 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 नहीं लिख सकता। क्या लिखूंगा फिर मैं? y डैश एंड y डैश भी लिखूंगा। कब आ रहा है, समझ में आ रहा है ना? हाँ समझ में आ रहा है तुम लोग को। तो y डैश एंड y डैश भी लिख दिया। अब आप लोग मान ले ए का जो प्योर वेपर प्रेशर है उसको P नॉट ए से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी को मैं P नॉट बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बच्चों। ओके बच्चों, ओके। अब आप लोगों का काम क्या है? आप लोगों का काम है इस y डैश एंड y डैश बी को कैलकुलेट करना। हाँ इससे पहले देखिए, इस वेपर को मैंने कंडेंस किया इस कंटेनर में, तो ये जो हमें कंटेनर मिला ना, ये जो सेकंड ये मिल रहा है वेपर से लिक्विड, इसको हम लोग फर्स्ट कंडेंसेट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? फर्स्ट कंडेंसेट, या फिर डिस्टिलेट भी कहा जाता है, ठीक है ना? दोनों में से कुछ भी नाम आपको मिल सकता है। फर्स्ट डिस्टिलेट, ठीक है ना? फर्स्ट कंडेंसेट क्या हो गया? यानी जब कंडेंस किसी वेपर को कंडेंस करके हमने कलेक्ट किया तो उसे हम क्या कर देंगे? फर्स्ट कंडेंसेट कर देंगे। मतलब ये सिस्टम जो हमारा फर्स्ट कंडेंसेट है, या फिर फर्स्ट डिस्टिलेट कर दो, दोनों चलता है। अब बात आती है यार y डैश एंड y डैश बी को कैलकुलेट करना। कैसे करेंगे कैलकुलेट? आप चलो वीडियो पॉज करो और खुद से कोशिश करो, बताओ y डैश एंड y डैश बी क्या आता है, करो खुद से। मैं इधर स्टार्ट हो जाता हूँ, आप लोग उधर स्टार्ट हो जाओ वीडियो पॉज करके। लेकिन चल एक चीज तो मुझे पता चल गया, x डैश का वैल्यू क्या होगा? y। क्लियर है? ये जो लिक्विड यहाँ मिल रहा है वो उसी वेपर को तो कंडेंस करने से मिला। x डैश बी का वैल्यू क्या होगा? y भी हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ था? कोई दिक्कत नहीं ना। अब बता, यदि मुझे ये y डैश एंड y डैश बी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? याद है? याद है? ये लिक्विड हो गया, उसके लिए ये उसका वेपर हो गया। यहाँ से y डैश एंड y डैश बी का रेशियो मैं लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता हूँ। तुम लोग बताए थे ना लास्ट क्लास में, उम्मीद है यार तुम लोग देख के पढ़ के आए होंगे। तो चलिए यार मैं डायरेक्ट यहाँ लिख दे रहा हूँ, y डैश एंड y डैश बी का रेशियो क्या हो जाएगा? y डैश एंड y डैश का रेशियो P नॉट ए इंटू एक्स डैश है, यहाँ पे P नॉट बी इंटू एक्स बी। ये चीज क्लियर है? क्यों लिखा हूं ऐसा? y डैश है बाय y डैश बी, तो यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन होता है ना लिक्विड का, उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ। यहाँ पे x डैश एंड x डैश बी आएगा, और P नॉट ए P नॉट बी तो फिक्स रहता है। देखिए ए का प्योर वेपर प्रेशर यदि यहाँ P नॉट ए था, यहाँ पे B का वेपर प्रेशर P नॉट बी था, तो यहाँ पे भी A एंड B का वेपर प्रेशर P नॉट ए P नॉट बी ही रहेगा। ये मत सोचना कि यार यहाँ मोल फ्रैक्शन तो चेंज हो गया, तो यार यहाँ तो वेपर प्रेशर भी चेंज हो जाना था P नॉट ए P नॉट बी का। तो याद रखना यार ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वेपर प्रेशर जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो इसलिए यार ये सब चीजें उसको चेंज नहीं कर सकता। क्लियर? चल अब बात आती है यार x डैश एंड x डैश भी हमें पता है क्या? यस सर पता है। x डैश भी क्या है? काम हो गया ना? तो इस तरह से y डैश है बाय y डैश भी का वैल्यू निकल गया। y डैश है बाय y डैश भी क्या हो गया? P नॉट ए, देखिए यहाँ y है बाय P नॉट बी इंटू। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? चल अब बात आती है y है बाय y बी को क्या लिखा जाए? y एंड y बी का। चल यार ये फार्मूला मैंने इस वाले कंटेनर के लिए लगाया, फर्स्ट कंडेंसेट के लिए लगाया, यही चीज मैं यहाँ पे भी लगा देता। यदि मैं इस वाले में यदि मैं ये रिलेशन लगाऊं y ए बाय y बी, तुम लोग बता दे यार, बता दे इस वाले में y ए बाय y बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो y ए बाय y बी इक्वल टू P नॉट ए इंटू, अब यहाँ पे बता क्या आएगा? x से आएगा। यहाँ मोल फ्रैक्शन क्या है? का ए ऊपर है ना, तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऊपर लिखेंगे ए का, और इस कंटेनर में मोल फ्रैक्शन x है। दैट्स इट, खत्म कहानी। यहाँ पे P नॉट बी इंटू एक्स बी। क्लियर है? चीज क्लियर है ना? तो y एंड y बी का y ए बाय y बी का वैल्यू निकल गया। सो सिंपल। चल यार तो अब क्या करना है? यहाँ पे पुट कर दो, क्या आ गया? P नॉट ए बाय P नॉट बी इंटू y ए बाय y बी का वैल्यू पुट करो, P नॉट ए बाय में P नॉट बी इंटू एक्स ए अपॉन में एक्स बी। बच्चों अब बता यार यहाँ से y डैश है बाय y डैश बी का वैल्यू पता चला कि नहीं चला? बता y डैश है बाय y डैश बी का वैल्यू क्या हो गया बच्चों? P नॉट ए बाय P नॉट बी, देख होल स्क्वायर इंटू एक्स ए अपॉन एक्स बी। अब ये एक्स ए एंड एक्स बी तो आपको दिया रहेगा, P नॉट ए P नॉट बी हर सवाल में दिया रहेगा। तो यदि ये सब गिवन है तो क्या y डैश ए बाय y डैश बी का रेशियो पता नहीं चल जाएगा? चल जाएगा ना। यदि ये रेशियो पता चल गया तो y डैश से कैलकुलेट नहीं कर सकते हो ना। मान ले यार एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, मान लिया वैल्यू आया 2/5 आया। यदि ऐसा आया तो y डैश का वैल्यू मैं क्या लिखूंगा? डायरेक्ट बताया था क्या? 2/7।
ऊपर तो 2 रहेगा लेकिन नीचे क्या रहेगा टोटल। इसी तरह से यदि वाई डैश बी का वैल्यू लिखना हो तो क्या लिखेंगे 5/7, बी का कॉम्पोनेंट 5 और टोटल कितना 7, 2 + 5 7, दैट्स इट, खत्म कहानी। समझ में आया? तो ये फर्स्ट कंडेंसेट में जो लिक्विड कंडेंस हुआ था उसका जो वेपर में मोल फ्रैक्शन होगा उसको मैंने कैलकुलेट करना सीखा अभी। ठीक, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट, जब सवाल कराऊंगा ना तो समझ में आ जाएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट छिपा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट छिपा है। कॉन्सेप्ट क्या है ना, समझ लेना इस चीज को। यहां पे जो वेपर है बन रहा है ना, हमेशा हमेशा सॉल्यूशन आइडियल हो या नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो, हमेशा वेपर में उसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा जो मोर वोलेटाइल होगा। क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वेपर में वो ज्यादा अमाउंट में होगा, वेपर में उसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा जो मोर वोलेटाइल होगा। मतलब यहां पे पी नॉट एक काम करता हूं यार, पहले मैं थोड़ा मिटा देता हूं ये सब, ठीक है ना। अभी देखिए ये जो हम लोग वाई डैश है बाई वाई डैश बी, मतलब वाई डैश एंड वाई डैश बी का जो वैल्यू निकाले थे वो कहां निकाले थे, फर्स्ट कंडेंसेट में निकाले थे। ऐसा भी तो हो सकता है ये जो वेपर मिला हमें वाई डैश एंड वाई डैश बी, इसको फिर से कंडेंसेट कर, मतलब इस वेपर को फिर से कंडेंस कर लिए, फिर से, समझ रहे हो, फिर से कंडेंस कर लिया, फिर से लिक्विड मिलेगा, वो वेपर फिर से बनाएगा। यदि इसको यदि कंडेंस कर लें तो जो लिक्विड बनेगा उसमें मोल फ्रैक्शन ए एंड बी का क्या होगा, बता यार क्या होगा। तो वाई डैश एंड वाई डैश बी, इस वाले में जो लिक्विड बनेगा उसको मैं एक्स डबल डैश ए एक्स डबल डैश बी से रिप्रेजेंट करूंगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स ए एक्स बी या एक्स डैश ए एक्स डैश बी सेकंड कंडेंसेट, इसके बाद जो कंडेंसेट करेंगे उसको सेकंड कंडेंसेट कह देंगे, वहाँ एक्स डबल डैश ए एक्स डबल डैश बी कह देंगे, और जो मोल फ्रैक्शन वेपर में आएगा उसे वाई डबल डैश ए वाई डबल डैश बी कह देंगे। फिर सेकंड कंडेंसेट में वाई डबल डैश ए का वैल्यू क्या होगा, वाई डबल डैश बी का वैल्यू क्या होगा, ये कैलकुलेट करने आपको कह दिया जा सकता है। आप लोग कर नहीं लोगे, कर लोगे ना। चल यार मैं एक करा देता हूं, ठीक है ना, करा देता हूं सेकंड कंडेंसर में कैसे कैलकुलेट करना है, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है ना। तुम लोग नोट कर ले पहले इसको, इधर का मैं मिटा देता हूं। देखिए अपने लिए एक रियलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, इसको रहने देता हूं। हाँ ये सब मिटा देता, ठीक है ना। चलो इसको रहने दे। तुम लोग समझ नहीं आ रहे इधर। अब मैं क्या किया, फिर से यहाँ पे एक होल किया और इस के वेपर को मैंने क्या किया, एक कंडेंसर लगा के फिर से इसको कंडेंस कर लिया, कर लिया ना कंडेंस। अब देख यार होगा क्या, ये क्या बना बच्चों, लिक्विड बचा। क्या बना, लिक्विड बना। अब ये लिक्विड फिर से क्या होगा, वेपर बनाएगा। ये वेपर बनाया। अब तुम लोग बता यार, यहाँ पे ए का मोल फ्रैक्शन एक्स डैश है, यहाँ एक्स डैश बी, यहाँ वेपर में मोल फ्रैक्शन वाई डैश है वाई डैश बी। ये वेपर को जब मैंने कलेक्ट किया तो यहाँ मोल फ्रैक्शन क्या होगा, क्या होगा बच्चे, बता 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 बता। एक्स डैश है एंड एक्स डैश बी, सॉरी एक्स डबल डैश है एक्स डबल डैश बी। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत अच्छी बात। अब बता यार आगे क्या करना है, यहाँ पे वेपर बनाएगा, यहाँ पे भी कुछ मोल फ्रैक्शन आएगा। इस मोल फ्रैक्शन को मैंने वाई डबल डैश ए एंड वाई डबल डैश बी से डिनोट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे यार देख, अब आगे आपको क्या कैलकुलेट करना, इस वाई डबल डैश ए एंड वाई डबल डैश बी को कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले यार वाई डबल डैश ए वाई डबल डैश बी कैसे कैलकुलेट होगा, तो इस कंटेनर के लिए आप लोग वाई डबल डैश ए वाई डबल डैश बी का रेशियो को क्या लिख दोगे, पता नहीं है क्या आप लोगों का, पता है ना, पता है, जल्दी से कर यार, वीडियो पॉज कर और खुद से कर, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। देख लिया यार यहाँ पे आप लोग वाई डबल डैश ए बाय वाई डबल डैश बी क्या हो जाएगा बच्चों, बता बता बता, पी नॉट। देख यार जो फार्मूला था वही लगेगा, बस यहाँ पे एक्स ए ना आके एक्स डबल डैश आएगा, दैट्स इट, और कोई चेंज नहीं आएगा, एक्स डबल डैश। और नीचे क्या रहेगा बच्चों, पी नॉट बी इंटू एक्स डबल डैश बी, कोई दिक्कत। अब आगे क्या एक्स डबल डैश ए को मैं कुछ लिख सकता हूँ, एक्स डबल डैश ए किसके बराबर होगा, बता बता बता, वाई डैश ए के बराबर होगा कि नहीं होगा। इसी वेपर को तो कंडेंस करके यहाँ एक्स डबल डैश ए मिला, इसका मतलब मैं इसे वाई ए लिख सकता हूँ। और बताओ बच्चों एक्स डबल डैश बी को क्या लिख सकता हूँ, वाई बी, सॉरी यहाँ पे वाई डैश बी वाई डैश ए लिख सकता हूँ। यहाँ तक यार सबको समझ में आ रहा होगा, यदि सबको समझ में आ रहा तो यार निकाल ले इसको, पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी, एक्स डबल डैश ए अपॉन एक्स डबल डैश बी को मैं क्या लिखूंगा, देख यार एक्स डबल डैश ए की जगह पे वाई डैश ए लिखूंगा, एक्स डबल डैश बी की जगह पे वाई डैश बी लिखूंगा।
और y डैश ए बाई y डैश बी का रेशियो हमें पहले से पता है ना, पता है ना। तो यहां से मैं डायरेक्ट y डबल डैश ए बाई y डबल डैश बी का वैल्यू किसके बराबर लिख सकता, देख यार, पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी इंटू पी नॉट ए स्क्वायर बाई पी नॉट बी का स्क्वायर है ना, इंटू एक्स ए अपॉन एक्स बी। क्लियर है ना। चल अब इसको मिटा देते हैं यार, इसका काम हो गया। देख रहे हो यार, दुनिया बड़ा मतलबी है, जिसका काम हो गया उसको हटा दो अपने रास्ते से, खत्म हो गया यह कहानी। चल अब y डबल डैश ए बाई वाई डबल डैश बी, इसका वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, पी नॉट ए का क्यूब अपॉन में पी नॉट, देखिए ये नॉट है, नॉट मतलब प्योर को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे यूज किया जा रहा है, ये क्यूब, ये इसको काम करता हूँ ना, होल क्यूब कर देता हूँ इधर एक्स ए बाई एक्स बी। तो ये क्या आ गया, y डबल डैश एंड y डबल डैश बी का रेशियो। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है। यदि मैं यहां पे y डैश एंड y डैश बी का रेशियो देखूं, मतलब ये फर्स्ट कंडेंसेट था, इसको मैं क्या कहा था, फर्स्ट कंडेंसेट, और यहां पे क्या कहा था इसको, सेकंड कंडेंसेट। फर्स्ट कंडेंसेट में जब रेशियो निकाले थे y डैश ए y डैश बी का, तो क्या आया था वैल्यू, पी नॉट स्क्वायर आया था, पी नॉट ए स्क्वायर बाई पी नॉट बी स्क्वायर इंटू एक्स ए बाई एक्स बी। लेकिन जब मैं थर्ड कंडेंसेट, सॉरी जब सेकंड कंडेंसेट में रेशियो निकाल रहा हूं वेपर में ए एंड बी का, तो रेशियो क्या आ रहा है, क्यूब पी नॉट ए बाई पी नॉट बी का क्यूब इंटू एक्स ए बाई एक्स बी। मतलब देखो ध्यान से देखो ना, ध्यान से, तो ये आप पाओगे कि फर्स्ट कंडेंसेट में जो y डैश है, अब यार मिटा दिए, हटा दिए ना रास्ते से उसको, इसीलिए यार मतलब ही नहीं बनना चाहिए इंसान को, काम पड़ गया ना उसका भी। इसलिए यार सबको साथ लेकर चलना है, सबको साथ सबको विकास, सबका साथ सबका विकास। वाई डैश है बाई वाई डैश बी, थोड़ा हिंदी यार मेरा गड़बड़ है। हाँ क्या आया था बच्चा, पी नॉट ए का स्क्वायर बाय में पी नॉट बी का स्क्वायर इंटू एक्स ए अपॉन एक्स बी। देख जब वाई डैश है वाई डैश बी का रेशियो की बात करेंगे तो यहाँ स्क्वायर लग जाता है। जब वाई डबल डैश है वाई डबल डैश बी, ये सेकंड कंडेंसेट में जो वेपर बना, ये सेकंड कंडेंसेट है, यहाँ पे जो वेपर बना उसका मोल फ्रैक्शन का रेशियो है ये, और ये किसके बराबर हो जाता है, पी नॉट ए का क्यूब इंटू एक्स ए बाई एक्स बी। और ये एक्स ए एंड एक्स बी कौन सा है, कौन सा है, जो ओरिजिनल अपने पास सॉल्यूशन था ना, उसका मोल फ्रैक्शन है इन लिक्विड फेज। देख रहे हो यहाँ पे भी एक्स एंड एक्स बी कौन सा, यही। मतलब मैं सभी में जो वेपर फेज का जो मोल फ्रैक्शन आ रहा है ना, जो रेशियो आ रहा है, उसको मैं किससे रिलेट कर रहा हूँ, इसी से, इसके मोल फ्रैक्शन से, जो लिक्विड फेज में लिया गया था ए एंड बी, उसके मोल फ्रैक्शन से रिलेट कर रहा हूँ मैं। तो सेकंड कंडेंसेट में पावर 3 हो गया। यदि मैं थर्ड कंडेंसेट की बात कर दूं तो यहाँ पे 4 आएगा, वो एक्स ए बाई एक्स बी रहेगा। फिफ्थ कंडेंसेट की बात कर दूंगा तो फोर्थ कंडेंसेट की बात करूंगा तो 5 आ जाएगा पावर। फिफ्थ कंडेंसेट की बात करूंगा तो पावर में 6। अब बाई एक्स बी वो फिक्स रहेगा अपनी जगह पे। समझ में आया। तो एक स्टेप आप लोग और खुद से कर लेना अपनी तरफ से। मैं अपने तरफ से आपको सेकंड कंडेंसेट तक बताया। थर्ड कंडेंसेट में वाई ट्रिपल डैश है, वाई ट्रिपल डैश बी का रेशियो क्या होगा ये आप खुद से कैलकुलेट कर लेना। ठीक, चल तो चल बच्चा लोग देखो यार, थोड़ा यहाँ पे आपको चीजें बदली बदली सी दिख रही होगी, क्योंकि जो लास्ट वीडियो बन रहा था किसी कारण से वो वीडियो एंड हो गया, तो फिर से मुझे दूसरा वीडियो बनाकर मर्ज करना पड़ रहा है। ठीक, तो कोई बात नहीं यार, हम लोग फिर से उसी एनर्जी के साथ, उसी उत्साह के साथ हम लोग फिर से लेक्चर को स्टार्ट करते हैं जहां हमने लास्ट खत्म किया था। तो इससे पहले हमने लास्ट क्या बता चुका था बच्चों, क्या बता चुका था कि मोल फ्रैक्शन इन फर्स्ट कंडेंसेट, मोल फ्रैक्शन इन सेकंड कंडेंसेट, मोल फ्रैक्शन इन थर्ड कंडेंसेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। और उम्मीद है यार आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। यदि समझ आ गई है तो यार मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग को क्या करना आपको पता है, वीडियो को पॉज करना है देन सॉल्व करना। तो चलो यार मैं यहां क्वेश्चन लिखता हूं, आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व करना। सवाल देखिए यार तुम लोगों के सामने आ चुका है। चलिए यार अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। ठीक है, आपको मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ के समझा देता हूं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। सवाल क्या कहता है, वेपर्स ऑफ ए एंड बी कंपोज्ड ऑफ 1 मोल ईच ऑफ ए एंड बी। ठीक, आगे इज कलेक्टेड एंड कंडेंस, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, वेपर्स ऑफ ए एंड बी कंपोज्ड ऑफ 1 मोल ईच ऑफ ए एंड बी। मतलब हमारे पास देखिए सवाल पहले अच्छे से समझना, पहले सवाल अच्छे से समझो उसके बाद क्वेश्चन करना सॉल्व। सवाल क्या कहता है, कंडेंसर, ये कंटेनर है, इस कंटेनर में एक लिक्विड है कंपोज्ड ऑफ 1 मोल ईच ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो यहाँ पे ए एंड बी है, दोनों का मोल्स कितना, देखो यार मोल दिया हुआ है, ध्यान रखना इस चीज का। यहाँ पे मोल्स ऑफ ए कितना है 1, मोल्स ऑफ बी कितना दिया है 1।
ये ए एंड बी का कहाँ का मोल्स दिया हुआ है, अरे यार मैंने एक काम करता हूँ, यहाँ पे एन बी कर देता हूँ और यहाँ पे एन ए कर देता हूँ, ठीक है। एन ए ये हो गया और ये एन बी हो गया, ठीक है। दोनों का मोल्स एन ए एंड एन बी का मोल्स 1 दिया हुआ, 1 मोल ईच। तो वेपर्स ऑफ ए एंड बी, अब यहाँ पे ए एंड बी का यहाँ पे वेपर बनकर आएगा, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, बता यार, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे वेपर बन के आया, ओके। अब आगे देखो क्या हो रहा है, वेपर्स ऑफ ए एंड बी कंपोज्ड ऑफ 1 मोल ईच ऑफ ए एंड बी इज कलेक्टेड एंड कंडेंस। अब यहाँ से जो वेपर बना, इस वेपर को एक किसी दूसरे कंडेंसर में कंडेंस करके कलेक्ट कर लिया गया। समझ मारे क्या हो रहा है, यहाँ जो वेपर बना ना, इस वेपर को एक दूसरे कंटेनर में कंडेंस करके कलेक्ट कर लिया गया। इसका मतलब यहाँ पे अब हमें क्या मिल जाएगा, लिक्विड, ठीक। ये कंटेनर भी क्लोज है, यदि क्लोज है तो यहाँ पे वेपर रहेगा हमारा, क्लियर। इस वाले में क्या रहेगा, ए एंड बी, यहाँ पे भी ए एंड बी रहेगा, लेकिन इसका मोल फ्रैक्शन को वाई डैश है, वाई डैश भी लिखना पड़ेगा। यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन है, इसको मोल फ्रैक्शन को एक्स डैश ए एंड एक्स डैश भी लिखना पड़ेगा। यहाँ तक यार तुम लोग समझ ही रहे हो। चल अब सवाल क्या कह रहा है, पहले इस चीज को समझते हैं हम लोग। वेपर्स ऑफ ए एंड बी कंपोज्ड ऑफ 1 मोल ईच ऑफ ए एंड बी इज कलेक्टेड एंड कंडेंस। यहाँ से जो वेपर बना उसको क्या किया गया, कलेक्ट किया गया एंड कंडेंस किया गया। यहाँ तक क्लियर। सवाल आगे पढ़ते हैं। द कंडेंसेट इज अगेन वेपराइज एट द सेम टेम्परेचर। मतलब कंडेंसेट में किसको कहूंगा, इसको या इसको कहूंगा, कंडेंसेट में इसको कहूंगा। ये चीज क्लियर है ना, क्लियर है ना। चल बहुत अच्छी बात। तो यदि ये कंडेंसेट हमें प्राप्त जो हुआ यहां से, इट इज अगेन वेपराइज एट द सेम टेम्परेचर। टेम्परेचर को सेम रखा गया। टेम्परेचर क्यों सेम रखा गया, समझ में आ रहा है। टेम्परेचर सेम रखा गया, इसका मतलब ये हुआ कि जो पी नॉट है, पी नॉट का वही का वैल्यू है वो चेंज नहीं होने वाला। क्लियर। चल तो अब यहां पे इस कंडेंसर को अगेन वेपराइज किया गया एंड देन अगेन कंडेंस्ड। इसका मतलब इस वेपर को भी आपको यार क्या करना है, कंडेंस करके कलेक्ट करना है। चलो यार कोई बात नहीं, मैं करता हूं कलेक्ट इसको भी। हो गया ये कंडेंस करके अगेन। तो यहां पे भी चलो यार। अच्छा यहां पे यदि मैं मोल फ्रैक्शन x डैश ए x डैश बी माना था, तुम लोग बताया यार ये इसमें मोल फ्रैक्शन का क्या हो जाएगा, x डबल डैश ए एंड x डबल डैश बी। कोई दिक्कत यहां तक बच्चों, बता। कोई दिक्कत नहीं। मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, y डबल डैश ए, यहाँ पे y डबल डैश बी। उम्मीद है यार यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर। चल अब हमें क्या बोला गया था, दिस कंडेंसेट इज अगेन वेपराइज्ड एट द सेम टेम्परेचर एंड देन कंडेंस। क्लियर। आगे फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन द, अरे यार यहाँ पे थोड़ा सा रिपीट हो गया। फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी, ये वाला पार्ट यार काट देता हूँ, ठीक है ना, रिपीट कर गया। फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन द, यहाँ पे ठीक है ना, इन द रहेगा, इन द फाइनल लिक्विड सॉल्यूशन। मतलब फाइनल लिक्विड सॉल्यूशन हमें जो मिल रहा है, फाइनल किसको कहा जा रहा है, फाइनल लिक्विड सॉल्यूशन इस वाले को। क्लियर है। तो इस वाले फाइनल लिक्विड सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन क्या होगा ऑफ ए एंड बी, यानी यहाँ पे आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा ये समझो। आपको क्या यहाँ y डबल डैश ए y डबल डैश बी कैलकुलेट करने को कहा गया, या फिर आपको x डबल डैश ए x डबल डैश बी को कैलकुलेट करने को कहा गया। चलिए सवाल को एक बार फिर से पढ़ते हैं। फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन द फाइनल लिक्विड सॉल्यूशन। यहाँ पे देख लिए लिक्विड सॉल्यूशन कह दिया, इसका मतलब आपको ये x डबल डैश ए एंड x डबल डैश बी कैलकुलेट करना है बच्चों। समझे कि नहीं समझे, समझे। तो यार अब तुम लोग यार कॉन्सेप्ट इतना अच्छे से बता दिए, तो ये क्वेश्चन तुम लोग यूं ही कर दोगे ना। तो चल यार, यदि जिन बच्चों को नहीं बनाता एक बार फिर से यार वीडियो पॉज करके खुद से अटेम्प्ट करो। मैं इधर अटेम्प्ट करता हूं, ठीक, आप उधर अटेम्प्ट करो। चल देखता हूं क्या होता है। सबसे पहले यार यहाँ पे हमें देख यार x डबल डैश ए x डबल डैश बी का वैल्यू किसके बराबर होगा। मैं बोल सकता हूँ ये जो वैल्यू है वो इस y डैश ए y डैश बी के वैल्यू के बराबर होगा। y डैश से y डैश बी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें x डैश से x डैश बी पता होना चाहिए। x डैश से x डैश बी कैसे पता चलेगा, उसके लिए y a एंड y b पता होना चाहिए। यहाँ पे मैं y a एंड y b कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले यार y एंड y b निकाल लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर हमें ये x डैश से x डैश बी ये तो बराबर होता है, y a y b x डैश से x डैश बी बराबर हो जाएगा। फिर यहाँ से ये निकाल लूंगा, ये निकलेगा तो ये पता चल जाएगा। दैट्स इट। मतलब आपको निकालना ये है, लेकिन एक्चुअली आप समझो तो ये y डैश एंड y डैश बी आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। क्लियर ये चीज। चल तो सबसे पहले y a बाई y b का वैल्यू निकालते हैं। और यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको
बातें ध्यान रखनी है, ठीक है ना, जो कि आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। वाई ए बाई वाई बी का वैल्यू पहले निकाल लेते कितना होगा, पी नॉट ए एक्स। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा, इसलिए अच्छे से आप लोग ध्यान देना। पी नॉट ए एक्स है, पी नॉट ए का वैल्यू कितना 100, एक्स का वैल्यू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना दिया है। अच्छा यार यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ए का निकाल लो, कितना हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बता दो 1/2। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी भी कितना हो जाएगा 1/2। यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं है तुम लोग को। इधर कितना हो जाएगा 200 इंटू 1/2। 1/2 उड़ गया, कितना आ गया बच्चों, बता बच्चा लोग कितना आ गया 1/2 आया। वाई ए बाई वाई बी का वैल्यू इतना है। अब तुम लोग बताओ वाई ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/3। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। यदि वाई ए का वैल्यू ये है तो वाई बी का वैल्यू पता कितना हो जाएगा 1/2 है ना। ये वाई ए बाई वाई बी का वैल्यू है, ये वाई ए बाई वाई बी का वैल्यू। वाई बी का वैल्यू यदि मुझे निकालना हो तो कितना बोलूँगा 2/3। यहाँ तक तो यार कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चल वाई ए एंड वाई बी निकल गया। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, एक्स डैश है, एक्स डैश भी मैं बोल सकता हूँ ना, क्या होगा वही वाई एंड वाई बी के बराबर हो जाएगा। तो दिस इक्वल टू एक्स डैश है एंड दिस, सॉरी यार ये एक्स डैश बी बोलूँगा इसे, एंड दिस इक्वल टू एक्स डैश ए एंड दिस इक्वल टू एक्स डैश बी, ठीक है ना। यहाँ से मिटा देता हूँ, ये चीज़ पता चली। अब हमें वाई डैश से वाई डैश भी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, अगेन यार वही फार्मूला फिर से लगा दो, फिर से निकल जाएगा। चल यहाँ पे वाई डैश ए बाई वाई डैश बी का वैल्यू देखना यार तुम लोग ध्यान से देखना। वाई डैश ए बाई वाई डैश बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, वाई डैश ए बाई वाई डैश बी, तो पी नॉट इंटू पी नॉट ए बाई पी नॉट बी। अच्छा अब यहाँ पे x का कौन सा वैल्यू आएगा, तो जब वाई डैश से कैलकुलेट कर रहे हैं वाई डैश बी, तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन भी इसी दोनों को लिखना पड़ेगा। क्लियर है ये चीज़, यानी यहाँ पे x से लिखना पड़ेगा और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, x भी लिखना पड़ेगा। सॉरी यहाँ एक्स डैश ए आ जाएगा और यहाँ एक्स डैश बी आ जाएगा। और एक्स डैश ए बाई एक्स डैश बी का वैल्यू क्या मैं बता सकता हूँ, तो बोल सकते हैं ना एक्स डैश ए अपन एक्स डैश बी किसके बराबर होगा, वाई ए अपन वाई बी के बराबर। और वाई ए अपन वाई बी का वैल्यू कितना आ रहा था, देखो वाई ए अपन वाई बी का वैल्यू कितना आ रहा था 1/2 आ रहा था। तो यार कुछ क्वेश्चंस में रहा क्या, पी नॉट ए बाई पी नॉट बी का वैल्यू कितना 100/200 इंटू एक्स डैश ए बाई एक्स डैश बी, वाई ए बाई वाई बी भी लिख सकते हैं इसको, और दिस इक्वल टू 1/2 आ रहा था। ये कट गया 1/2, दैट इज कितना आ गया 1/4। ये जो वैल्यू आ रहा है वो किसका आ रहा है, वाई डैश ए अपॉन वाई डैश बी का वैल्यू आया। क्लियर है, वाई डैश ए अपॉन वाई डैश बी का वैल्यू 1/4 आ रहा है। यहाँ पे देखो थोड़ा जगह का किल्लत हो गया है, कोई बात नहीं आप लोग समझना। यहाँ से वाई डैश ए का वैल्यू क्या आ जाएगा यार तुम लोग बताओ जरा। तो वाई डैश का वैल्यू 1/5 लिखूँ मैं डायरेक्ट, देख रहे हो वाई डैश ए 1, वाई डैश बी कितना 4, तो यहाँ पे 1/5 लिख देता हूँ। क्लियर, यहाँ से वाई डैश बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 4/5 आ जाएगा। क्लियर है ये चीज। तो ये y, यदि y डैश ए का वैल्यू ये, तो मैं बोल सकता हूँ ये x डबल डैश ए का भी वैल्यू होगा। और यहाँ पे y डैश बी का ये वैल्यू आ रहा था, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ x डबल डैश बी का वैल्यू ये होगा। क्लियर है ये चीज। तो इस तरह से हमें जो बोला गया था x डबल डैश ए x डबल डैश बी का वैल्यू निकालना, तो वो हमने निकाल लिया। क्वेश्चन बहुत ही आसान था, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बस आपका यार क्या कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए। ठीक है, एक बार फिर से देख ले यार, जो बच्चा को नहीं समझ आया। सबसे पहले यार यहाँ पे वेपर्स ऑफ ए एंड बी कंपोज्ड ऑफ 1 मोल ईच ऑफ ए एंड बी इज कलेक्टेड एंड कंडेंस, यानी ए एंड बी का वेपर को कंडेंस किया गया, कलेक्ट किया गया एंड कंडेंस किया गया। तो और ये जो लिक्विड था उसमें एक मोल दोनों का था, ए एंड बी का। यदि दोनों का एक मोल है तो पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कैलकुलेट किए। यदि ये मोल फ्रैक्शन पता चल गया तो वेपर में भी मोल फ्रैक्शन बहुत आसानी से पता चल जाएगा। यदि वेपर का मोल फ्रैक्शन पता चल गया तो एक्स डैश भी पता चल गया। यदि एक्स डैश भी पता चल गया तो वाई डैश भी पता चल जाएगा। यदि वाई डैश भी पता चल गया तो एक्स डबल डैश भी पता चल जाएगा। समझ में आ रहा है किस तरह से एक सीरीज बनता चला जा रहा है। और आगे यदि बोला जाता है वेपर्स में, अच्छा इसको मैं कौन सा कंडेंसेट कहूंगा, फर्स्ट कंडेंसेट या सेकंड कंडेंसेट, इसको मैं बोलूंगा सेकंड कंडेंसेट। सवाल ऐसा भी पूछा जा सकता था, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन of A and B in liquid solution in second condensate। यदि सेकंड कंडेंसेट बोलता तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कंडेंसेट, ये हो गया सेकंड कंडेंसेट। मतलब आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ A and B in liquid solution in second condensate, मतलब ये। यदि बोलता मोल फ्रैक्शन ऑफ A and B in vapor phase in second condensate, ध्यान सुना, मोल फ्रैक्शन ऑफ A and B in vapor phase
ऑफ सेकंड कंडेंसेट। तो सेकंड कंडेंसेट ये, इसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी कैलकुलेट करना, दैट इज वाई डबल डैश ए अपन वाई डबल डैश बी कैलकुलेट करने बोला जाएगा। और यदि आपको ये दोनों वैल्यू पता है तो ये वैल्यू तो यार जानते हो कैसे निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यार आप लोग ये चीज नोट कर लो, और उम्मीद है यार ये वाला जो कॉन्सेप्ट था ना मोल फ्रैक्शन आफ्टर कंडेंसेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, यार ये चीज अब तुम लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक, तो अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जो मैं कॉन्सेप्ट यहाँ आपको बताना चाह रहा था ना, उस कॉन्सेप्ट को जरा समझ लेना यार तुम लोग। उसके लिए मैं थोड़ा सा इधर रफ कर देता हूँ इस पार्ट को। यदि मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ, देखो यार एक्स ए एंड एक्स बी का वैल्यू यदि देखो तो क्या था, एक्स ए 1/2 था, एक्स बी कितना था 1/2 था। क्लियर है? अच्छा, ए एंड बी में मोर वोलेटाइल कंपोनेंट कौन है, ए है या फिर बी है? कौन मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है? तो मैं क्या बोलूंगा, ए एंड बी में विच वन इज मोर वोलेटाइल? बी इज मोर वोलेटाइल। मोर वोलेटाइल का मतलब क्या, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा वो ज्यादा वोलेटाइल। यहाँ पे देख सकते हैं यार बी का ये वेपर प्रेशर ज्यादा है, 200 है, तो क्या बोल सकता हूँ, बी इज मोर वोलेटाइल। अब बी मोर वोलेटाइल है तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट छिपा है इसमें, जो कि आगे हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को समझने में हेल्पफुल होगा। यदि मतलब वेपर में उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन बढ़ जाता है जो ज्यादा वोलेटाइल होता है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन का वैल्यू बढ़ जाता है जिसका, अरे यार ध्यान से सुनना एक बात, वेपर फेज में उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन बढ़ जाता है जो कि मोर वोलेटाइल होता है। मतलब समझ रहे हो, लिक्विड से वेपर में गया कोई कंपोनेंट ए एंड बी, तो ए एंड बी में वेपर में मोल फ्रैक्शन एक का बढ़ेगा एक का घटेगा। एक चीज याद रखना, जैसे यार मैं इसी को यदि एक डायग्राम के थ्रू दिखाऊं, यहाँ पे मान लो यहाँ पे ए एंड बी था, ए का मोल फ्रैक्शन समथिंग था मान लो 0.2 और बी का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 0.8 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम 1 होना है। तो अब जब भी ये ए एंड बी जब ये वेपर बनाएगा तो वेपर में ए एंड बी दोनों प्रेजेंट रहेगा। ठीक, अब बात आती है एक का, देखिए यार होता क्या है, जब ये वेपराइज होगा ना तो एक का तो मोल फ्रैक्शन बढ़ता है, दूसरे का मोल फ्रैक्शन घटता है। अब बात आती है किसका बढ़ेगा किसका घटेगा। तो ऐसा तुम लोग मत सोचना कि यार यहाँ पे B का मोल फ्रैक्शन 0.8 है, A का मोल फ्रैक्शन तो केवल 0.2 है, तो B का वेपर ज्यादा बनेगा, B का मोल फ्रैक्शन बढ़ना चाहिए। ये बहुत गलतफहमी है, ये गलतफहमी आपको नहीं पाल कर रखना है। याद रखना आप लोग, क्या याद रखोगे कि जो ज्यादा वोलेटाइल होता है उसका मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में ज्यादा बनता है। इसका मतलब B का मोल फ्रैक्शन यहाँ 0.8 यहाँ 0.2, इससे हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे, P0 है P0 B, मोर वोलेटाइल कंपोनेंट इज B मोर वोलेटाइल है, इसका मतलब B का मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? और A का मोल फ्रैक्शन फिर घट, एक का बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। ये 0.8 दिख रहा है ना, यदि ये 0.8 से मान लो 0.85 हो गया तो खुद ही सोचो यार, यदि 0.85 हो गया ये बढ़ के, तो इसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा ना, फिर इसका वैल्यू कितना होना पड़ेगा 0.15, तभी तो 1 एग्जैक्ट लाना है ना हमें मोल फ्रैक्शन का सम 1। तो यदि एक कंपोनेंट का वेपर मोल फ्रैक्शन एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है तो दूसरे का कम होना पड़ेगा। तो अब बात आती है किसका बढ़ेगा किसका कम होगा, तो बस यार आपको ये चीज याद रखनी है। ठीक, यदि मैं इसी सवाल की बात करूं, ठीक इसी सवाल की यदि मैं बात करूं तो आप ही लोग अगर बताओ YA का वैल्यू कितना था। अच्छा, यदि यहाँ पे देखो तो किसका मोल फ्रैक्शन बढ़ना चाहिए था, यहाँ पे 0.5 है X मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन लिक्विड फेज 0.5 है कि नहीं है ना। अब यदि YA की बात करूं तो YA का वैल्यू कितना आ रहा था बताओ यार, YA का वैल्यू कितना आ रहा था 1/3 आ रहा था। देखो YA का वैल्यू कितना आ रहा था 1/3, 1/3 का तो 0.33, YB का वैल्यू कितना आ रहा था 2/3, दैट इज 0.67। ध्यान देना है, ध्यान देना, जो मैं सिखाना चाहता हूं ना यहाँ पे छिपा वो चीज। XA का वैल्यू 0.5 था, XB का वैल्यू 0.5 था, मतलब लिक्विड में A एंड B का मोल फ्रैक्शन सेम था, लेकिन जब यही A एंड B वेपर में जा रहा है तो क्या ऑब्जर्व हो रहा है, A का मोल फ्रैक्शन 0.33 हो गया, B का मोल फ्रैक्शन 0.67 हो गया। मतलब क्या देख रहे हो, B का मोल फ्रैक्शन बढ़ गया, लिक्विड में तो B केवल 0.5 मोल फ्रैक्शन था, लेकिन यही जब वेपर में गया तो मोल फ्रैक्शन कितना हो गया 0.7 हो गया। इसका मतलब अगेन जो अभी मैंने आपको बताया था कि जो ज्यादा वोलेटाइल होगा वो वेपर में उसका मोल फ्रैक्शन बढ़ जाएगा, यानी B का मोल फ्रैक्शन बढ़ जाएगा। समझ में आया? चलो
गुड। अब आगे फिर से देखना, ठीक है ना, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी और आगे देखो। अब ये ए एंड बी, जो ए एंड बी है, इसको मैंने कंडेंस कर लिया, फिर से इस वेपर को कंडेंस कर लिया, जिसको मैंने फर्स्ट कंडेंसेट कहा था। पहली बार कंडेंस करके हमें क्या मिला, फर्स्ट कंडेंसेट मिला। अब फर्स्ट कंडेंसेट में के जो लिक्विड सॉल्यूशन था, उस लिक्विड सॉल्यूशन में ए एंड बी का मोल फ्रैक्शन का वैल्यू क्या होगा, यही हो जाएगा, होगा ना यही, क्योंकि इसी वेपर को तो कंडेंस करके लिक्विड बनाया गया है। तो इस तरह से यहां पे मैं बोल के आ सकता हूं कि जो x डैश ए एंड x डैश बी है वो 0.33 एंड 0.67 हो जाएगा। ये समझ रहे हो तुम लोग, ये चीज समझ रहे हो, x डैश बी का मतलब फर्स्ट कंडेंसेट में, फर्स्ट कंडेंसेट देखो यार मैं डायग्राम मिटा दिया, जगह कम था, ठीक है ना, तो इस तरह 0.33 0.5। अब फर्स्ट कंडेंसेट में ही, अब तुम ही लोग बताया, फर्स्ट कंडेंसेट में किसका मोल फ्रैक्शन बढ़ जाएगा, अगेन किसका बढ़ जाएगा, तो क्या मैं यहां से देख के बोलूंगा यार बी का मोल फ्रैक्शन ज्यादा है, ए का मोल फ्रैक्शन कम है, तो जो फर्स्ट कंडेंसेट के वेपर की हम बात करें तो बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ जाना चाहिए। तो यार ध्यान रखना इस चीज का, हम लोग मोल फ्रैक्शन देख के नहीं बोलेंगे कि किसका मोल फ्रैक्शन बढ़ जाएगा वेपर फेज में और किसका कम हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन देख के नहीं बोलना है, क्या देख कर बोलना है बच्चों, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर बी का ज्यादा है ना, बी का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में बढ़ जाएगा। मतलब यहां अभी 0.67 है लिक्विड में, जब ये वेपर में जाएगा उड़कर तो वेपर में ये 0.67 से बढ़ जाएगा। चलिए यार देखते हैं, अच्छा ये यदि बढ़ रहा तो ये वैल्यू क्या होगा, कम होना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का सम 1 रखना है ना अपने आप को, क्लियर है ना ये चीज। तो चल यार यदि मैं x डैश से x डैश बी लिखा हूं तो y डैश से y डैश बी का वैल्यू क्या आ जाएगा देखता हूं। चलिए सब देखो कैलकुलेट किया हुआ है, y डैश से y डैश बी का वैल्यू बताओ यार, y डैश का वैल्यू 1/5, 1/5 का है तो कितना 0.2, देख सकते हो जो मैं तुम लोग को दिखाना चाह रहा था। y डैश बी का वैल्यू बताओ 4/5, दैट इज 0.80, इसको मिटा 0.80। क्या देख रहे हैं, b का मोल फ्रैक्शन लिक्विड में फर्स्ट कंडेंसेट का जो हमारे पास लिक्विड था उसमें 0.67 है, और वही चीज जब वेपर में जा रहा है तो 0.80 हो जा रहा है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है ना, इसके आगे भी मैं कर सकता था, ठीक है ना, क्वेश्चन यहीं तक दिया था तो मैं यहीं पे एंड कर दिया। अब इस पार्ट को मैं मिटा देता हूँ। चलो अब यहाँ पे एक चीज जो आपको ध्यान देनी है ना, ध्यान देनी, बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है आप लोगों को आगे। यहाँ पे जो मैं ध्यान देने वाली बात है, जो मैं बता रहा था पूरा का पूरा जो निष्कर्ष कंक्लूजन है वो ये कि स्टार्टिंग में मैंने ए और बी का स्टार्ट किया था 0.5 मोल से, मोल फ्रैक्शन से क्या था, बी मोर वोलेटाइल था। यदि जो वोलेटाइल मोर वोलेटाइल है उसका वेपर में मोल फ्रैक्शन लगातार बढ़ता चला जाएगा। देखो लिक्विड सॉल्यूशन 0.5 था, ओरिजिनल सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन कितना हो चुका बी का 0.67, 0.5 से 0.67 हो चुका है, ओरिजिनल सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं मैं। फिर यहां पे ए का मोल फ्रैक्शन कम हो चुका है। जब हम फर्स्ट कंडेंसेट की बात करेंगे तो फर्स्ट कंडेंसेट में अगेन ये बी का मोल फ्रैक्शन 0.67 से बढ़कर 0.80 हो गया। फिर यदि मैं, अच्छा ये कौन सा कंडेंसेट की बात कर रहे थे, फर्स्ट कंडेंसेट, यदि मैं सेकंड कंडेंसेट में y डबल डैश से y डबल डैश की बात करूंगा तो वो 0.80 से बढ़कर और बढ़ जाएगा। थर्ड कंडेंसेट की बात करूंगा और बढ़ जाएगा, फोर्थ कंडेंसेट की बात करूं और बढ़ जाएगा। तो ये बढ़ता 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 क्या होता है, एक ऐसा समय आता है जब y भी जो है ना ऑलमोस्ट अप्रोच कर जाएगा 1 को, और फिर ऐसे केस में a क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट 0, मतलब b हमारा पूरा का पूरा प्योर b मिल जाएगा वेपर में, और a कहां रह जाएगा, नीचे रह जाएगा, और b कहां चला गया, वेपर में। यदि पूरा का पूरा b वेपर में चला गया तो उसको यदि मैं कंडेंस कर लूं तो हमें क्या मिल जाएगा, प्योर b। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, यही चीज तो होता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में जस्ट अपने को क्या करना होता है, क्या करना होता है, ए और बी को आपस में सेपरेट करना होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, या फिर वेपर प्रेशर में डिफरेंस के कारण, ठीक है। तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो मैं यहाँ पे बता दिया हूँ। इस चीज को और मैं डिटेल्स में आप लोग को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है ना। तो यदि समझ गए हो तो यार आप लोग खुद से भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन समझ सकते हो, नहीं तो फिर मैं एक बार फिर से नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी बहुत समय हो चुका है मेरे लिए। बस मुझे इस टॉपिक को यार, जो मोल फ्रैक्शन आफ्टर कंडेंसेशन या मोल फ्रैक्शन इन फर्स्ट कंडेंसेट, इन सेकंड कंडेंसेट, इन थर्ड कंडेंसेट कैसे निकालते, इस चीज को आपको समझाना था, ठीक है।
ठीक। तो यार एक न्यूमेरिकल भी कर लिया तो तुम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्लास में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन समझाएंगे तो उम्मीद है आप लोगों को तुरंत मतलब अच्छे से समझ में आ जाएगी अब, ठीक। उसके बाद देखिए आइसोट्रोपिक मिक्सचर है, तो दोनों टॉपिक जो है हम लोग लास्ट मतलब जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला उसमें ही कंप्लीट करेंगे, ठीक। तो अभी वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स, बाय बाय बच्चों।